हेलो दोस्तों। आज का अपना ये इम्यूनोलॉजी का 7th पार्ट है और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से सेल, कौन से टिश्यू या कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो काम करते हैं और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, टी लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड इन। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहां पर ओरिजिनेट होते हैं, कहां पर उनका ओरिजिन माना जाता है? तो क्या बोन मैरो, लिम्फ नोड, थाइमस या फिर स्प्लीन, कहां पर बनते हैं टी लिम्फोसाइट्स? तो देखो दो चीज पूछी जा सकती है, एक होता है ओरिजिन और दूसरा होता है मैच्योरेशन। टी सेल के केस में ओरिजिन पूछा तो अलग आंसर रहेगा, मैच्योरेशन पूछा तो अलग आंसर रहेगा। कैसे? देखो ओरिजिन अगर किसी भी सेल का पूछ लिया जाए जो ब्लड की सेल है तो उसका ओरिजिन होगा बोन मैरो में। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट की जगह अगर बी लिम्फोसाइट रहता तो भी अपना आंसर क्या रहेगा? बोन मैरो रहेगा। रेड ब्लड सेल अगर रहता तो भी आंसर क्या रहेगा? बोन मैरो। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, कोई भी ब्लड सेल अगर पूछ ली जाए तो उसका ओरिजिन क्या रहेगा? बोन मैरो रहेगा। यानी कि हमारी बॉडी की ब्लड सेल जो है वो कहां पर बनती है? बोन मैरो में। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए टी सेल का मेचुरेशन कहां पर होगा, तो मेचुरेशन की अगर बात हो टी सेल की तो वो होता अपने पास थाइमस के अंदर। तो थाइमस अपना आंसर रहता कब? जब टी सेल का मेचुरेशन हमसे पूछा जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बोन मैरो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर। हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे पूछा कि कौन से लिम्फोइड ऑर्गन है जो प्राइमरी के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं और उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से इनमें से? ऑप्शन क्या देखो, बोन मैरो और स्प्लीन, थाइमस और स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो। तो देखो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन रहेंगे वहां पर सेल का ओरिजिन होगा और दूसरा क्या होगा? वहां पे मैच्योरेशन होगा। तो सेल के ओरिजिन और मैच्योरेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन रहेंगे वो रहेंगे अपने पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और हमारी बॉडी के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं और वो दो कौन से हैं? थाइमस और बोन मैरो। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, दो एग्जांपल ही होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? जहां पर हमारी सेल, हमारी इम्यून सेल जो रहेंगी वो इंटरेक्ट करती है, किसके साथ इंटरेक्ट करती है? एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगी, एंटीजन के साथ, और वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करेंगे। तो इम्यून रिस्पॉन्स कहां पर स्टार्ट होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई भी इंटरेक्शन एंटीजन के साथ नहीं देखने को मिलेगी। प्राइमरी में क्या होगा? सेल ओरिजिन और मैच्योरेशन होगा। इंटरेक्शन कहां पर होगी एंटीजन के साथ? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर रहेगी। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल रहेंगे स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये किसके एग्जांपल रहेंगे अपने पास? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल रहेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पे पूछा था तो थाइमस और बोन मैरो हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी दो टाइप पढ़े, बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, तो ऑप्शन है स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट या फिर पेयर पैचेज। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लार्जेस्ट जो रहेगा वो रहेगा
स्प्लीन, स्प्लीन जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेसल कॉर्पस्कल्स आर प्रेजेंट इन, जो हेसल कॉर्पस्कल्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन है थाइमस, लीवर, बोन मैरो या फिर किडनी। जो हेसल कॉर्पस्कुलर होते हैं वो थाइमस के मेडुला रीजन में पाए जाते हैं। जो थाइमस है, थाइमस का जो मिडल वाला पार्ट होता है, मिडल या कोर पोर्शन जो है उसको बोलते हैं मेडुला रीजन, और इसी मेडुला रीजन के अंदर हेसल कॉर्पस्कल पाए जाते हैं। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए थाइमस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डर एंड डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन, जो हमारी एज्ड और डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल होगी उनका डिस्ट्रक्शन कहां पर होता है? मतलब कि अपना लाइफ स्पान पूरा करने के बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो कहां पर होता है? बोन मैरो में, रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में, व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन में या फिर लिम्फ नोड में। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो स्प्लीन में होता है। कहां पर होता है? स्प्लीन में। लेकिन यहाँ पर स्प्लीन के भी दो ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से? रेड पल्प और व्हाइट पल्प। तो रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो कहां पर होगा? रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है जब उनका लाइफ स्पान पूरा हो जाता है। लाइफ स्पान की अगर बात करें आरबीसी का कितना रहेगा? लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी तो वो रहेगा 120 डेज, यानी कि 120 दिन कंप्लीट जब होंगे रेड ब्लड सेल के तो वो चली जाएगी स्प्लीन के पास जहां पर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन होने के बाद आरबीसी के जो पार्ट बनेंगे उनको रीयूज करेगी हमारी बॉडी फिर से नेक्स्ट कंपोनेंट बनाने में। जैसे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कंपोनेंट अलग चले जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन पार्ट बनाने के लिए अलग, प्रोटीन हीमोग्लोबिन मतलब कि जितने भी कंपोनेंट उसके टूटेंगे आरबीसी के उनको हमारी बॉडी रीयूज करके नए कंपोनेंट बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस सेल्स आर प्रेजेंट इन, जो लैंगरहैंस सेल होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? थाइमस में, पैनक्रियाज में, बोन मैरो में या फिर स्किन में। मैक्सिमम कैंडिडेट सोचते हैं कि जो लैंगरहैंस सेल है वो पैनक्रियाज में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। लेकिन आपको ये जरूर नोटिस करना है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लैंगरहैंस सेल अलग है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अलग है, तो दोनों डिफरेंट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अगर पूछ लिया जाए वो रहेंगे अपने पास पैनक्रियाज में। कहां पर रहेंगे? पैनक्रियाज में। लेकिन लैंगरहैंस सेल जो होती हैं वो एक स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल है। क्या है? स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल है जो कि स्किन के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? स्किन के अंदर, या फिर लिखा मिले एपिडर्मिस के अंदर। कहां पर? एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस या स्किन में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। तो लैंगरहैंस सेल जो है वो स्किन में पाई जाती हैं। स्किन के साथ साथ म्यूकोजल सरफेस पे भी ऐसा बोला जाता है कि वहां पर भी लैंगरहैंस देखने को मिलती है। तो लैंगरहैंस सेल्स आर प्रेजेंट इन स्किन एज वेल एज म्यूकोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इन सीडी मार्कर्स। जो टर्म हम यूज करते हैं सीडी मार्कर्स, उनमें सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या उसका मतलब सेल डिवीजन रहेगा, सेलुलर डाइवर्सिटी रहेगा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रक्शन रहेगा? तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल होती हैं अगर उनको डिफरेंशिएट करना पड़े, मान लेते हैं अपने पास एक ए सेल है और दूसरी बी सेल है। अगर हमको पता लगाना कि ए वाली कौन सी है और बी वाली कौन सी है,
सिर्फ देखने से नहीं, क्योंकि सेल क्या होती हैं, सेल एक दूसरे से वेरी करती हैं, काफी प्रॉपर्टीज में काफी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करने का एक अलग तरीका हमने डेवलप कर रखा है, जिसमें हम यूज करते हैं किसका, सीडी मार्कर्स का। और सीडी मार्कर में जो सीडी रहेगा उसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इन सीडी मार्कर का हम यूज करके डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं किन्हीं भी इम्यून सेल्स को। जो भी डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स होती हैं हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीडी मार्कर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सीडी मार्कर जो है उनका यूज करके हम इम्यून सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी सेल या बी सेल को अगर हमने डिफरेंशिएट करना है दोनों को, तो टी सेल के कुछ एक स्पेसिफिक मार्कर रहेंगे, क्या रहेंगे, स्पेसिफिक मार्कर रहेंगे, और बी सेल के अलग से स्पेसिफिक मार्कर रहेंगे। तो हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करके इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, सीडी मॉलिक्यूल या सीडी मार्कर जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। सीडी मॉलिक्यूल क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर या फिर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इम्यून सेल सरफेस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो मान लेते अपने पास ये क्या है, इम्यून सेल। ये इम्यून सेल क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरेक्ट करने का काम करेगी। और इंटरेक्ट करने के लिए किसको यूज करेगी, सरफेस मार्कर को यूज करेगी। और अपने जो सीडी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सीडी मॉलिक्यूल्स भी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सीडी मार्कर जो रहेंगे वो सेल के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ना कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इम्यून सेल का जो सरफेस रहेगा वहां पर सीडी मार्कर प्रेजेंट रहेंगे। तो अपने लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इम्यून सेल का सरफेस जिसके ऊपर सीडी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दैट हैव नॉट इंटरेक्टेड विद एनी एंटीजन आर नोन एज। ऐसे बी और टी लिम्फोसाइट जो कि रेस्टिंग फेज में, कहां पर है, रेस्टिंग फेज में है, यानी कि उन्होंने अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं की किसके साथ, एंटीजन के साथ, उन सेल को क्या बोला जाता है, लिम्फोब्लास्ट, इफेक्टर सेल, मेमोरी सेल या फिर नेव सेल। तो देखो, जब भी टी या बी सेल की फॉर्मेशन होगी तो जितनी भी स्टेज चलेंगी उनमें लास्ट में जो मेच्योर सेल बनती है, क्या बनती है, मेच्योर सेल बनती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बनते ही इंटरेक्ट करेगी एंटीजन के साथ। तो एंटीजन से इंटरेक्ट करने से पहले की जो सेल रहेगी मेच्योर सेल, उसको नाम दिया जाता है नेव सेल। क्या नाम दिया जाता है, नेव सेल। यानी कि नेव सेल वो मेच्योर सेल है जिसने अभी तक एंटीजन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं की है। तो ऐसी बी सेल जिसने अभी तक एंटीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं की तो उसको बोलेंगे बी नेव सेल। और ऐसी टी सेल जिसने अभी तक एंटीजन के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं की तो उसको बोलेंगे टी नेव सेल। तो नेव सेल वो सेल होती हैं जिन्होंने अभी तक किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है, वो जस्ट मेच्योर, अभी के अभी मेच्योर हुई हैं। बाद में क्या करेंगे, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएंगी और वहां पर इंटरेक्ट करने का काम करेगी एंटीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इनमें से, ये जो सीडी मार्कर दिए हैं इनमें से कौन सा कॉमन ल्यूकोसाइट मार्कर या कौन सा कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है, यानी कि सभी ल्यूकोसाइट्स के ऊपर जो प्रेजेंट रहेगा, CD4, CD8, CD34 या फिर CD45। तो कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो रहेगा CD45। CD45 इज कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और डिफरेंट सीडी मार्कर्स जो मेन ब्लड सेल से जुड़े होते हैं, किससे, मेन ब्लड सेल से जुड़े हुए हैं, वो हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। साथ के साथ जैसे ही ये क्वेश्चन अपने खत्म होंगे तो लास्ट में स्क्रीन पे आपको ये CD मार्कर वाली वीडियो देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद CD मार्कर वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगी, तो आप ये CD मार्कर याद कर सकते हैं, साथ के साथ आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कोशिश की है उनको समझाने की। तो कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन किसका कौन सा रहेगा? CD45 रहेगा। CD4 कहां पर होता है? टी हेल्पर सेल के ऊपर। कहां पर? टी हेल्पर सेल के लिए। CD8 किसके लिए रहेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए। किसके लिए? साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए। और CD34 किसके लिए रहेगा अपने पास? ये रहेगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए। तो ये भी आपको याद रखने हैं। CD45 कौन सा रहेगा? कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस मार्कर फॉर नेव टी सेल। तो नेव टी सेल के लिए यहाँ पे पूछा है, ऐसी सेल जिसने अभी तक एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया उसको बोला है नेव टी सेल। उसके लिए सरफेस मार्कर कौन सा रहेगा? CD45RA, CD45RB, CD45RO या फिर CD45RD। तो नेव टी सेल के लिए क्या रहेगा अपने पास? CD45RA रहेगा। क्या रहेगा? RA ध्यान में रखना है, 45 सबके लिए कॉमन है। तो RA जो रहेगी ये सभी के सभी क्या अपने पास CD45 की आइसोफॉर्म है। क्या है? आइसोफॉर्म है सभी। उनमें से RA वाली आइसोफॉर्म जो है वो नेव टी सेल के लिए सरफेस मार्कर का काम करेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इफेक्टर टी सेल के लिए कौन सा सरफेस मार्कर है, कौन से के लिए? इफेक्टर टी सेल के लिए, तो वो कौन सा रहेगा अपने पास? RA, RB, RO या RD। तो इफेक्टर टी सेल के लिए पूछा है तो वो रहेगा CD45RO। क्या रहेगा? CD45RO रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेमोरी टी सेल के लिए, किसके लिए? मेमोरी टी सेल के लिए, तो भी आपका सरफेस मार्कर CD45RO रहेगा। तो इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल दोनों का रहेगा CD45RO। लेकिन अगर नेव टी सेल का आपसे पूछा जाए तो उसके लिए रहेगा CD45RA। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है? हेल्पर टी सेल्स आर CD पॉजिटिव सेल। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो CD4+ सेल होती है उनको हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल। और CD8+ जो रहेंगी उनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है? क्योंकि यहाँ पे बोला साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो CD8 पॉजिटिव सेल होती हैं, तो पहली दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगी? सही रहेंगी। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या लिखा है। थर्ड में लिखा है एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल्स आर प्रेजेंटेड बाय MHC2 मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय MHC2 मॉलिक्यूल। दोनों ऑप्शन में बोला कि MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट कर रहे हैं। एक में बोला है टी सेल को, टी हेल्पर सेल को, और दूसरे में बोला है MHC2 मॉलिक्यूल साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट किए जाते हैं। अब बात आती है कि MHC1 किसको प्रेजेंट करेगा और MHC2 किसको प्रेजेंट करेगा। तो अगर एंटीजन प्रोसेस्ड किया जाए या प्रेजेंट किया जाए MHC1 के द्वारा तो वो अपने पास रिकॉग्नाइज किया जाएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ। किसके साथ? साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ। लेकिन MHC2 मॉलिक्यूल जो है वो अगर प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को तो वो रहेगी अपने पास हेल्पर टी सेल के लिए, यानी कि टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का काम करेगी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो सही रहेगा MHC2 मॉलिक्यूल के लिए बोला है, तो MHC2 मॉलिक्यूल किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो टी हेल्पर सेल के लिए। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है?
करेक्ट, यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी लास्ट ऑप्शन, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी उन एंटीजन को जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं MHC 1 मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? MHC 1 मॉलिक्यूल के साथ, ना कि MHC 2 के साथ। चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। CD4 पॉजिटिव कौन रहेगा? हेल्पर टी सेल। CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी हेल्पर सेल उन एंटीजन को पहचानेगी जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं MHC 2 मॉलिक्यूल के साथ, और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी ऐसे एंटीजन को जो कि MHC 1 मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैगोसाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड व्हाई। अगर पूछ लिया जाए फैगोसाइटोसिस की डिस्कवरी किसने की थी, ऑप्शन में आए एडवर्ड जेनर, मेचिंकोफ, पॉल इरलिच या फिर क्लेनबर्ग। तो फैगोसाइटोसिस की जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है मेचिंकोफ। क्या नाम है? मेचिंकोफ। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है cell which enters into tissue and transformed into macrophage। ऐसी कौन सी सेल है जो इंटर करेगी कहां पर? टिश्यू के अंदर, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी किस में? मैक्रोफाज के अंदर। तो कौन सी सेल है जो मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाती है जब वो टिश्यू में इंटर करती है? तो टी लिम्फोसाइट, सिनोफिल, मोनोसाइट या फिर बेजोफिल। तो मोनोसाइट सेल जो होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली मोनोसाइट होती हैं, जब वो मोनोसाइट एंटर करती है कहां पर? टिश्यू में। जब वो टिश्यू के अंदर एंटर करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर? मैक्रोफाज के अंदर। और ये मैक्रोफाज जिस ऑर्गन में जाएंगी वहां पर उनका एक स्पेशल नाम रहेगा। क्या रहेगा? स्पेशल नाम रहेगा। वो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी कुछ एक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्लड सेल, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर बी लिम्फोसाइट। तो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल भी कौन सी रहेगी? मोनोसाइट रहेगी। तो ऑप्शन सी जो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन। जो कफर सेल होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं? क्या वो स्किन में प्रेजेंट रहेंगी, लीवर में, ब्लड में या फिर लंग्स में? जो कफर सेल होती है वो एक तरीके की मैक्रोफाज रहेगी। क्या रहेगी? मैक्रोफाज रहेगी। और किस ऑर्गन की मैक्रोफाज रहेगी? मैंने भी आपको बताया कि जब भी मोनोसाइट एंटर करेगी ऑर्गन के अंदर तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जब वो मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाती है। तो लीवर के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफाज को कफर सेल बोला जाता है। तो कफर सेल आपसे पूछ लिया जाए तो कफर सेल कहां पर प्रेजेंट होती है? लीवर में। किस तरह की सेल होती है? तो वो एक तरीके की मैक्रोफाज होती है, और मैक्रोफाज फैगोसाइटिक सेल का एक एग्जाम्पल होती है। यानी कि ये क्या करती है? फॉरेन सेल या फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करती है, खाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होफबर्स सेल जो होती हैं, होफबर्स सेल्स आर प्रेजेंट इन किडनी, हार्ट, प्लेसेंटा, बोन। तो ये सेल जो है, होफबर्स सेल जो है, ये भी एक तरीके की मैक्रोफाज सेल होती हैं, लेकिन कहां पर पाई जाती है पूछा है? किडनी, हार्ट, प्लेसेंटा या फिर बोन। तो ये पाई जाती है अपने पास प्लेसेंटा के अंदर। तो प्लेसेंटा के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफाज को नाम दिया जाता है होफबर्स सेल। कौन सा नाम दिया जाता है? होफबर्स सेल नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या क्या देखो, T and B सेल आर ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो। मैंने बताया किसी भी सेल, किसी भी ब्लड सेल का ओरिजिन अगर पूछ लिया जाए तो वो रहेगा बोन मैरो। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सही रहेगी। B सेल आर मेच्योर्ड इन बोन मैरो while T सेल आर मेच्योर्ड इन थाइमस। बी जो वर्ड आया पे ये किसके लिए है? बोन मैरो के लिए, मेच्योरेशन के लिए। टी सेल आया तो टी सेल
आया है थाइमस से। तो दोनों का जो ये बताया गया कहां पर मैच्योर होती, तो ये भी सही बताया गया है। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस के अंदर होता है। नेक्स्ट है टी सेल बियर सम माइक्रोविलाई ऑन देयर सरफेस व्हाइल बी सेल डोंट हैव माइक्रोविलाई। ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत रहेगी, क्योंकि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो टी सेल पे नहीं बी सेल पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है थाइमस स्पेसिफिक एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन टी सेल एंड एब्सेंट ऑन बी सेल। तो थाइमस स्पेसिफिक एंटीजन है तो थाइमस या टी सेल पे ही रहेगा और बी सेल पे वो एब्सेंट रहेगा। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। माइक्रोविलाई किसके पास होती हैं? बी सेल के ऊपर, लेकिन ऑप्शन में लिखा कि टी सेल के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सेल रिसेप्टर यानी कि टीसीआर जो है वो एक्टिव होंगे ओनली व्हेन दे आर इन एसोसिएशन विद। किसके साथ वो एसोसिएटेड होंगे कि वो एक्टिव हो जाए? तो CD3 मॉलिक्यूल, CD4 मॉलिक्यूल, CD8 या फिर CD45। तो टी सेल रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसके साथ? CD3 मॉलिक्यूल के साथ। जो CD3 मॉलिक्यूल होता है वो टी सेल रिसेप्टर के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। और हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट CD3 मॉलिक्यूल। तो ये थे आज के अपने 20 इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इम्यून सिस्टम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे इम्यून रिस्पांस के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे लगे और कितना सीखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।